So in previous video, that is part 1 of this chapter, elements of material management, we have studied कब बुलाना है कॉन्सेप्ट, मतलब इन्वेंटरी कंट्रोल मेथड या इन्वेंटरी कंट्रोल टेक्निक, जिसके अंदर हमने देखा एबीसी एनालिसिस क्या होता है, अलग अलग टाइप के एनालिसिस हमने देखा। देन आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कितना बुलाना है कॉन्सेप्ट, मतलब ईओक्यू के बारे में। सो वेलकम टू एस्पिरेंट्स पाठशाला, मैं हूं शिशिर मजूमदार और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ऑल अबाउट ईओक्यू इंक्लूडिंग वन न्यूमेरिकल। सो चलिए बिना समय खराब किए हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक ईओक्यू। To get the more updates of this channel, click the subscribe button and press the bell icon. अगर आपको याद होगा तो मैंने पार्ट 1 में कहा था कि मटेरियल मैनेजमेंट करने के मेन दो रीजन होते हैं। पहला, टू अवॉइड द डिले इन द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए जितना कम से कम टाइम लगे, मतलब बिना किसी डिले के प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, ये हमारा मेन रीजन था। दूसरा मेन रीजन था टू मिनिमाइज द कॉस्ट, मतलब ये हुआ कि पहला था अपना टू अवॉइड द डिले इन प्रोजेक्ट, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। सेकंड था टू मिनिमाइज द कॉस्ट। अब जो पहला हमारा गोल है टू अवॉइड द डिले इन प्रोजेक्ट, ये अचीव होगा विद द हेल्प ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल, जो कि हमने पार्ट 1 में देखा था, विद द हेल्प ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल। ठीक है, कि कब वो मतलब राइट टाइम पे अगर आप राइट ऑर्डर प्लेस कर दे रहे हो तो आपको कहीं पे भी रुकना नहीं पड़ेगा। मतलब वो जो गैप आएगी कि पहला स्लॉट आपका खत्म हुआ है तो जैसे ही खत्म हो रहा है सेकंड स्लॉट आपका रेडी है, ठीक है, मटेरियल्स का, तो आपको कहीं भी रुकना नहीं पड़ेगा, कोई भी डिले नहीं आएगी, ठीक है, इस चीज से। तो यही हमने देखा था इन्वेंटरी कंट्रोल के अंदर। अब जो दूसरा रीजन है अपना मेन, वो है टू मिनिमाइज द कॉस्ट। अब ये ऑब्जेक्टिव को अगर हमें फुलफिल करना है तो इसके लिए ये चीज अचीव कैसे होगी, ये अचीव होगा आपका विद द हेल्प ऑफ ईओक्यू। क्लियर है, विद द हेल्प ऑफ ईओक्यू। कैसे होगा ये अब हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ईओक्यू से। सो कॉन्सेप्ट ऑफ ईओक्यू क्या होता है, देखो सबसे पहले आप ये इमेजिन करो कि एक आपकी कंस्ट्रक्शन साइट है और एक है आपका सप्लायर। आप कंस्ट्रक्शन साइट में हो और सप्लायर आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है यहां तक के? अब जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे, मतलब कि आप सप्लायर को कांटेक्ट करोगे प्लेस करने के लिए ऑर्डर, तो वो जो प्रोसेस आप फॉलो करोगे वो प्रोसेस को मैं स्प्लिट करता हूं। ठीक है, वो प्रोसेस को अगर मैं स्प्लिट करूं तो देखो आपको क्या क्या करना होगा। ऑर्डर को प्लेस करने के लिए सबसे पहले आपको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, इसको छोटे लेवल में मत समझो कि हम कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं। ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी, ये जो मेथोडोलॉजी है, छोटे प्रोजेक्ट्स को तो हम इजीली हैंडल कर लेते हैं, बट ये सब जो है, ये मेथोडोलॉजी आपकी अप्लाई कहाँ होती है, यहाँ इसका आपको मतलब मेन बेनिफिट कहाँ मिलता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में। तो बड़े प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि अगर आपको कोई मटेरियल को प्लेस करना है, ठीक है, मतलब ऑर्डर को प्लेस करना है, तो ऑर्डर को प्लेस करने से पहले आपको बहुत सारी प्रोसेस करनी होती है। लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना होता है कि आपको बिलिंग, ठीक है, बिलिंग का काम होता है। फिर आपका पेपर वर्क बहुत सारा होता है, अलग अलग टेबल से, अलग अलग हायरार्की में जो जो ऑफिसर्स है उनसे आपको वो बिल को पास करा के देन फाइनली आप क्या करते हो, उस मटेरियल को प्लेस करते हो, ऑर्डर को प्लेस करते हो। तो सबसे पहले आपको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना होता है। सेकेंड, इस प्रोसेस में आपको क्या करना होता है कि आपने पहले एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर लिया, फाइनली आप क्या करोगे, ऑर्डर को सेंड करोगे, यानी सप्लायर को आप कांटेक्ट करोगे। जब आप सप्लायर को कांटेक्ट करोगे, मतलब ऑर्डर को सेंड करोगे, उसके बाद सप्लायर क्या करेगा, वहां से मटेरियल को आप तक के क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, उस मटेरियल को आप तक के क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। जब आपके पास में वो मटेरियल आ गया है, इसके बाद आप क्या करोगे, क्वालिटी चेक करोगे कि भैया मैंने जो उसको मटेरियल ऑर्डर किया था, क्या वही मटेरियल उसने मुझे प्रोवाइड किया है। अगर प्रोवाइड किया है तो ठीक है, वो मटेरियल की क्वालिटी कैसी है, मैंने जैसे स्पेसिफिकेशन दिया था वैसा मटेरियल है या नहीं, तो ये क्वालिटी एश्योरेंस का काम करना होगा। तो ये सारी प्रोसेस कहलाती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। इस प्रोसेस के पीछे में जितना भी खर्चा आएगा, पेपर वर्क से लेके, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से लेके, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से लेके, उसके बाद आप क्वालिटी एश्योरेंस के लिए जाओगे, तो ये सारी जो प्रोसेस है, इसके पीछे जितना भी खर्चा आता है, इसे कहा जाता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्लियर है यहाँ तक के? अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि क्या ये ऑर्डरिंग कॉस्ट कॉन्स्टेंट होती है? नहीं होती है। देखो कांस्टेंट होती है बोलने का मतलब क्या हो गया कि अगर आप एक टाइम पे 100 यूनिट करो ऑर्डर या एक टाइम पे 1000 यूनिट ऑर्डर करो, आपको उस चीज से लाइक आप 100 यूनिट भी अगर ऑर्डर करो तो आपको पूरी प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप 1000 यूनिट भी ऑर्डर करो तब भी आपको पूरी प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकता हूँ कि इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ यूनिट, मतलब कि आप कितना यूनिट ऑर्डर कर रहे हो। ठीक है, आप 100 यूनिट करो, आप 1000 यूनिट करो, आप 10,000 यूनिट करो, आपको ये पूरी प्रोसेस बार बार फॉलो करनी पड़ेगी। अब
यहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि मैं बार बार जब ये पूरी प्रोसेस को फॉलो करूंगा तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा, बढ़ते जाएगा। यानी मैं जितने बार इस चीज को रिपीट करूंगा, जितने बार ऑर्डर को प्लेस करूंगा, उतने बार मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, कि अगर मैं मान लो नंबर ऑफ ऑर्डर मेरे 5 टाइम्स, अगर मैं 5 बार ऑर्डर कर रहा हूं तो मेरे को 5 बार पूरी प्रोसेस करना है, यानी 5 बार मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट लगते जाएगा, है ना। तो मैं क्या ट्राई करूंगा कि यार एक काम करते हैं कि अगर मेरे को 10,000 यूनिट ऑर्डर करना है तो मैं हजार करके 10 बार ना करते हुए मैं क्या करूंगा, पूरे 10,000 को एक बार करने की कोशिश करूंगा। कि उससे क्या होगा कि मैं अगर पूरे 10,000 यूनिट को अगर एक बार में ऑर्डर करता हूं तो मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट सिर्फ एक ही बार लगेगी। क्लियर है यहाँ तक के? तो अगर मैं वैसा करता हूं तो मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1। यानी मैं सीधे क्या कर रहा हूँ कि टोटल 10,000 यूनिट को एक बार में ऑर्डर कर दे रहा हूँ। बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या आएगा, प्रॉब्लम ये आएगा कि उस एक बार में जो 10,000 यूनिट को मैं ऑर्डर कर रहा हूं तो उस 10,000 यूनिट के लिए मुझे रखने के लिए स्पेस लगेगी, ज्यादा स्पेस लगेगी उनको डंप करने के लिए। सेकंड क्या होगा कि मुझे पेमेंट ज्यादा देना होगा, पैसे ज्यादा लगेंगे। जहां मैं 1,000 कर रहा था तो 1,000 मटेरियल के लग रहे थे, अब 10,000 के लिए मेरे को ज्यादा स्पेस भी ज्यादा लगेगी, पैसे भी ज्यादा लगेंगे। पैसे ज्यादा लगेंगे तो उसके पीछे टैक्स भी ज्यादा लगेगा। तो बेसिकली अगर मैं इसको दो कैटेगरी में स्प्लिट करूं तो मेरे को क्या है, स्टोरेज कॉस्ट भी लग रहा है, मतलब कि उनको रखने के लिए जो खर्चा आएगा, ज्यादा जगह लगेगी तो मेरे को और ज्यादा जगह क्या करना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा। तो ज्यादा स्पेस के लिए ज्यादा खर्चा होगा, तो दैट इज स्टोरेज कॉस्ट। साथ ही में मेरे को इंटरेस्ट कॉस्ट भी लगेगा कि उसके पीछे मेरे को ज्यादा पैसे भी खर्च करने होंगे, उस पैसे के साथ साथ मुझे उसका टैक्स भी लगेगा एक्स्ट्रा का, तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी। तो स्टोरेज कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट को जब मैं मिलाऊंगा तो ये कहलाता है कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, बोलने का मतलब ये हुआ कि जब मैं ऑर्डर को प्लेस कर रहा था तो ऑर्डर को प्लेस करते टाइम पे मुझे जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क लगा, जितना भी मुझे प्रोसेस से जाना पड़ा, इन सबके पीछे जो खर्चा आता है दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। उसके बाद में अगर मैं एक साथ ज्यादा मटेरियल बुला रहा हूं, ठीक है, तो ज्यादा मटेरियल बुलाऊंगा तो उसके लिए मेरे को ज्यादा जगह लगेगी, ज्यादा पैसा लगेगा। ये सारी चीज आती है आपकी कैरिंग कॉस्ट में। ठीक है, तो एक होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक होता है कैरिंग कॉस्ट। ये हो गई दो चीज। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो देखो, सबसे पहली बात इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि आप ये सपोज समझ के चलो कि आपको किसी कंस्ट्रक्शन साइट में एनुअल रिक्वायरमेंट है 10,000 यूनिट की। मतलब आपको उस पूरे प्रोजेक्ट में, ठीक है, आप जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हो उस पूरे प्रोजेक्ट में आपको एक साल में 10,000 यूनिट की जरूरत पड़ रही है। चलो सीमेंट बैग समझ लेते हैं, तो आपको 10,000 सीमेंट बैग्स लग रहे हैं उस पूरे प्रोजेक्ट में। ठीक है, अब एक बार में आप कितने ऑर्डर कर रहे हो, एक बार में आप सिर्फ 1,000 यूनिट ऑर्डर कर पा रहे हो। ठीक है, टोटल कितनी है, 10,000 की जरूरत है, एक बार में मैं सिर्फ 1,000 पैक की ऑर्डर कर पा रहा हूं। तो इसका मतलब मेरे को नंबर ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा, कितने बार मुझे ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, 10 बार करना पड़ेगा। एक बार में 1,000, टोटल 10,000 है, तो एक बार में मुझे जब 1,000 यूनिट प्लेस करना है, टोटल 10,000 की क्वांटिटी है, तो मेरे को नंबर ऑफ ऑर्डर कितने बार करना पड़ेगा, 10 बार ऑर्डर करना पड़ेगा। उसी के जगह अगर मैं एक ही बार में 10,000 यूनिट को अगर मैं ऑर्डर कर देता हूं तो मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, 10,000 की जरूरत थी, मैंने एक बार में ही पूरे 10,000 क्या किया, ऑर्डर कर दिया। तो जैसे ही मैं 10,000 ऑर्डर कर रहा हूं मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर हो गया 1। अब आपको यहाँ पे रिलेशन समझना होगा। क्या रिलेशन हो रहा है कि जब मैं 1,000 ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं तो मुझे 10 बार ऑर्डर करना पड़ रहा है, जब मैं 10,000 प्लेस कर रहा हूं तो मुझे एक ही बार ऑर्डर करना पड़ रहा है। मतलब कि जैसे जैसे ऑर्डर की क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक है, पहले 1,000 थी अब 10,000 हो गई है, तो जैसे ही ऑर्डर की क्वांटिटी बढ़ रही है वैसे ही नंबर ऑफ ऑर्डर कम हो रहे हैं, सीधी सी चीज है। ठीक है, पहले 1,000 थे तो 10 बार कर रहा था, अब 10,000 है तो एक ही बार कर रहा हूं। मतलब ऑर्डर की क्वांटिटी बढ़ रही है तो नंबर ऑफ ऑर्डर कम हो जा रहे हैं। अब नंबर ऑफ ऑर्डर कम हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम होगी। ठीक है, अगर मेरे को पहले 10 बार ऑर्डर करना पड़ रहा था तो 10 बार मेरे को उस पूरी प्रोसेस को करना पड़ रहा था, इसलिए 10 बार मेरे को ऑर्डरिंग कॉस्ट भी लग रहा था। लेकिन अब क्योंकि एक ही बार मुझे ऑर्डर करना है, मतलब कि क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑर्डर कम हो गया है, इसीलिए मेरे को ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक के? तो ऑर्डर की क्वांटिटी जब बढ़ती है तो नंबर ऑफ ऑर्डर कम हो जाता है और साथ ही में ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हो जाता है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगा, इसका मतलब क्या होगा, टोटल कॉस्ट भी कम होगा। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगा तो टोटल कॉस्ट भी कम होगा। अब लेकिन टोटल एक्चुअली क्या है, देखो टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट इज सम ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को मिला के टोटल कॉस्ट। तो जैसे ही मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जा रहा है इसका मतलब टोटल कॉस्ट भी कम हो रहा है। लेकिन यहीं पे एक चीज और देखने मिल रही है कि जब मैं ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर कर रहा हूं, ठीक है, तो एक टाइम पे पहले मैं 1,000 करके 10 बार बुला रहा था तो मेरा कैरिंग कॉस्ट क्या था, कम था।
समझ रहे हो बात को? एक बार में मैं सिर्फ हजार 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 ऐसे 10 बार बुला रहा था, तो मेरे पास में उसको डंप करने के लिए जगह भी कम लग रही थी, उसके पीछे पेमेंट भी कम जा रहा था, इसका मतलब कैरिंग कॉस्ट क्या था उसका, कम था। लेकिन जब मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर कम किया मैंने, मतलब एक बार में 10,000 ऑर्डर जब मैंने प्लेस किया, उस केस में कैरिंग कॉस्ट क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, केस चेंज हो जा रहा है कि जब ऑर्डर की क्वांटिटी बढ़ रही है उस केस में नंबर ऑफ ऑर्डर तो मेरे कम हो जा रहे हैं, लेकिन जब नंबर ऑफ ऑर्डर कम हो रहे हैं तो कैरिंग कॉस्ट क्या होगी, कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि एक बार में ज्यादा मटेरियल मेरे को बुलाना पड़ रहा है, तो उनको रखने के लिए जगह भी ज्यादा लग रही है, मतलब कैरिंग कॉस्ट क्या हो रही है, मेरी बढ़ रही है। सेम चीज को मैं ग्राफ से बताता हूं आपको। ठीक है, क्योंकि ये रिलेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ का। ग्राफ ये बोलता है कि अगर मैं वाई एक्सिस में टोटल कॉस्ट रखता हूं, ठीक है, वाई एक्सिस में मैं क्या कर रहा हूं, टोटल कॉस्ट रख रहा हूं, और एक्स एक्सिस में मैं क्या रख रहा हूं, ऑर्डर क्वांटिटी, क्या रख रहा हूं, ऑर्डर की क्वांटिटी। तो जैसे ही अगर मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करूं तो देखो, जैसे ही ऑर्डर की क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक है, जैसे ही ऑर्डर की क्वांटिटी बढ़ रही है, मैंने आपको बताया ऑर्डर की क्वांटिटी बढ़ रही है ना, नंबर ऑफ ऑर्डर कम हो रहे हैं। ये रिलेशन अभी समझा ना मैंने कि ऑर्डर की क्वांटिटी बढ़ रही है मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर कम हो जा रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर कम हो रहे हैं, इसका मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हो रहा है। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो रहा है इसलिए टोटल कॉस्ट भी कम हो रहा है। तो जैसे जैसे ऑर्डर की क्वांटिटी बढ़ते जा रही है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होते जा रहा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो रहा है, इसलिए मेरा टोटल कॉस्ट भी क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। ठीक है, ये क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट का ग्राफ। तो जैसे जैसे ऑर्डर की क्वांटिटी बढ़ रही है, नंबर ऑफ ऑर्डर कम हो रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर कम हो रहे हैं, इसीलिए वहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हो रहा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो रहा है, इसलिए मेरा टोटल कॉस्ट भी क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। बट कैरिंग कॉस्ट के केस में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मेरी ऑर्डर की क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक है, जैसे जैसे मेरी ऑर्डर की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है, तो मेरे को उनको रखने के लिए ज्यादा जगह लग रही है, ज्यादा जगह लग रही है, ज्यादा पैसा लग रहा है, इसका मतलब कैरिंग कॉस्ट क्या हो रहा है, मेरा बढ़ रहा है। तो जैसे मैं ऑर्डर की क्वांटिटी बढ़ा रहा हूं तो वैसे कैरिंग कॉस्ट भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो टोटल कॉस्ट भी बढ़ रहा है उस केस में, कैरिंग कॉस्ट बढ़ रहा है मतलब टोटल कॉस्ट भी बढ़ रहा है। तो ईओक्यू क्या होता है, ईओक्यू होता है कि हमें इनके बीच का रास्ता निकालना है। बीच का रास्ता मतलब कि हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हो, कैरिंग कॉस्ट भी कम हो। ठीक है, अभी क्या है, दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, इनवर्सली रिलेटेड है। दोनों क्या है, इनवर्सली रिलेटेड, कि जब ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ रहा है तब कैरिंग कॉस्ट कम हो जा रहा है, जब कैरिंग कॉस्ट बढ़ रहा है तब ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होते जा रहा है। क्लियर है यहां तक के? तो ये जो इनवर्सली रिलेशन है ये मैंने यहाँ ग्राफ से समझाया, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। तो ईओक्यू क्या बोलता है, ईओक्यू बोलता है कि हमें इन दोनों के बीच का रास्ता निकालना है। बीच का रास्ता निकालना है मतलब हमको ऑप्टिमम वैल्यू निकालना है। हमको क्या करना है, ऑप्टिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये हमको ऑप्टिमम वैल्यू निकालना है। ऑप्टिमम वैल्यू मतलब क्या हो गया, हमें वो साइज निकालना है, हमें वो क्वांटिटी निकालना है जिस क्वांटिटी में ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम लगे और कैरिंग कॉस्ट भी कम लगे। मतलब ये टोटल कॉन्सेप्ट से अगर मैं कंक्लूजन निकालूं, इसको कंक्लूड करूं, तो कंक्लूड करने पे अगर मैं इसकी डेफिनेशन बनाऊं तो डेफिनेशन क्या बोलता है, ईओक्यू इज द साइज ऑफ आइटम। ठीक है, आइटम को क्या कहा जाता है, लॉट कहा जाता है। तो ईओक्यू इज द साइज ऑफ आइटम विच मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट। सिर्फ इतनी सिंपल सी डेफिनेशन है कि ईओक्यू क्या होता है, ईओक्यू एक ऐसी क्वांटिटी, एक ऐसी साइज ऑफ आइटम है जिससे ओवरऑल टोटल कॉस्ट क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमें वो ऑप्टिमम क्वांटिटी या वो ऑप्टिमम साइज हमको कैलकुलेट करना होता है। तो टोटल कॉस्ट मैंने आपको बताया क्या होता है, टोटल कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का सम। ठीक है, तो अब हमको अगर वो साइज कैलकुलेट करना है या वो क्वांटिटी कैलकुलेट करना है, ईओक्यू का फुल फॉर्म क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो वो क्वांटिटी अगर हमको, वो इकोनॉमिक क्वांटिटी हमको फाइंड आउट करना है तो हम उसे फाइंड आउट करते हैं इस फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एन ए अपॉन सी आई। अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एन ए अपॉन सी आई। अब ये फॉर्मूले से हमको क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ईओक्यू क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो वो क्वांटिटी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। अब ये फॉर्मूले में एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ आइटम टू बी परचेज्ड एनुअली, मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम हमको सालाना, ये वर्ड पे ध्यान देना है, एनुअली। ठीक है, हम ये चीज जो कैलकुलेट करते हैं हम एनुअली कैलकुलेट करते हैं। अगर आपका प्रोजेक्ट 2 साल चल रहा है तो हम 2 हाफ में कैलकुलेट करेंगे एनुअली। ठीक है, तो 1 साल में आपको कितना आइटम परचेज करना है, दैट इज एन, यानी टोटल क्वांटिटी ऑफ आइटम। ठीक है, ए क्या होता है, ये ए क्या है यहाँ पे, तो ए इज द ऑर्डरिंग और प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट इन्वॉल्व पर ऑर्डर।
मतलब क्या हुआ, ए क्या है, मैंने जो आपको समझाया उसके हिसाब से ए क्या है कि हमको कितना ऑर्डरिंग कॉस्ट लग रहा है पर ऑर्डर पे, यानी एक बार में हमको कितना ऑर्डर कॉस्ट लग रहा है, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट को क्या कहा जाता है, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम क्या है ऑर्डरिंग कॉस्ट का, इसी का दूसरा नाम है प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। तो ए क्या है, ए इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट इन्वॉल्व पर ऑर्डर, यानी एक बार जब मैं ऑर्डर कर रहा हूं प्लेस तो उस टाइम पे मेरे को टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना लग रहा है, दैट इज ए। सी क्या है, कॉस्ट ऑफ वन आइटम, एक आइटम का कॉस्ट कितना है, ठीक है, यानी एक सीमेंट बैग की कीमत कितनी, दैट इज सी। और आई क्या है, एनुअल परसेंटेज ऑफ इन्वेंटरी कॉस्ट, यानी इन्वेंटरी कॉस्ट रखने का एनुअल परसेंटेज कितना है, दैट इज आई। क्वेश्चन में आपको सारी चीजें गिवन रहेगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा न्यूमेरिकल से। न्यूमेरिकल क्या बोलता है, एक कंपनी रिक्वायर 24,000 यूनिट, कंपनी रिक्वायर कितना 24,000 यूनिट एनुअली, ठीक है, कंपनी रिक्वायर 24,000 यूनिट एनुअली, मतलब उसको एक साल में कितने टोटल यूनिट लग रहे हैं 24,000, विद द प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, यानी क्या हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट, विद द ऑर्डरिंग कॉस्ट इन्वॉल्वड इज रुपीज 350 पर ऑर्डर। एक ऑर्डर पे कितना ऑर्डरिंग कॉस्ट, यानी एक बार जब वो ऑर्डर प्लेस हो रहा है तो उसके पीछे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का खर्चा कितना आ रहा है 350 रुपए, ठीक है, 350 रुपीज, विथ एनुअल इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट इज 10%। ये जो आई था ना एनुअल परसेंटेज ऑफ इन्वेंटरी कॉस्ट, तो वही परसेंटेज दिया है उसने कितना 10%। एंड द कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट इज, एक यूनिट का कॉस्ट कितना है 5 रुपए, ठीक है, एक यूनिट का कॉस्ट कितना है 5 रुपीज। तो बताओ डिटरमाइन करो ईओक्यू, पहली चीज जो कैलकुलेट करना है। सेकंड, नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस एनुअली, यानी एक साल में कितने, जैसे आपके पास एक इकोनॉमिकल क्वांटिटी आ गई तो उस क्वांटिटी के हिसाब से टोटल यूनिट हमको बता दिया उसने 24,000 लग रही है, तो कितने बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा वो बताओ। थर्ड इज टाइम इंटरवल बिटवीन टू ऑर्डर, की मतलब एक बार मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं उसके कितने टाइम के बाद मैं दूसरा ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं, ये बताओ। ये तीन चीज कैलकुलेट करना है, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, यहाँ पे आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे ईओक्यू। ईओक्यू का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एन ए अपॉन सी आई, अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एन ए अपॉन सी आई। एन क्या बताया था मैंने कि एनुअली टोटल नंबर हमको कितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, एन क्या बताया था नंबर ऑफ आइटम टू बी परचेज एनुअली, कितना है वो 24,000, तो 2 इंटू 24,000, ठीक है। उसके बाद में क्या है ए क्या बताया था मैंने ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, वो कितना दिया हुआ है आपको 350 पर ऑर्डर, यानी इस पे ध्यान देना, कभी कभी वो पर ऑर्डर यूज करता है, कभी कभी वो दूसरी टर्म भी यूज कर सकता है। ए का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब हुआ पर ऑर्डर, यानी आपको पर ऑर्डर के लिए ही चाहिए कि एक बार ऑर्डर करने पे कितना हमको ऑर्डरिंग कॉस्ट लग रहा है, तो इस पे ध्यान देना। तो कितना लग रहा है 350, ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटू 24,000 इंटू 350 अपॉन सी आई। सी क्या था यहाँ पे कॉस्ट ऑफ वन आइटम, वो कितना दिया है हमको 5 रुपीज, एक आइटम की कीमत कितनी है 5 रुपीज, दैट इज सी। एंड आई क्या था हमारा एनुअल परसेंटेज ऑफ इन्वेंटरी कॉस्ट, कितना दिया है वो 10% गिवन है, कितना गिवन है 10%, तो उसको परसेंटेज में नहीं रखोगे, उसको आप डेसिमल में चेंज कर लोगे। 10% मतलब कितना हुआ 0.1, ठीक है, तो 5 इंटू 0.1, तो सिंपल पुट दी वैल्यू गेट द आंसर वाला कॉन्सेप्ट है, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 24,000 इंटू 350 अपॉन 5 इंटू 0.1। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 5,800, ठीक है, कितना आ रहा है 5,800। तो ये 5,800 क्या है, तो हमको सालाना मतलब एक साल में 24,000 यूनिट की जरूरत थी, तो इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी क्या है कि हम एक टाइम पे कितनी क्वांटिटी हमको ऑर्डर करनी चाहिए जिससे हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट भी लो आए और कैरिंग कॉस्ट भी लो आए, दैट इज ईओक्यू। तो ईओक्यू का आंसर कितना है 5,800, मतलब हमको एक बार में इतने आइटम हमको ऑर्डर करना है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, तो 5,800 आइटम्स एट वन टाइम, यानी एक बार में हमको 5800 आइटम को क्या करना है ऑर्डर करना है, ये हो गया हमारा ईओक्यू। सेकंड पॉइंट क्या बोला है उसने कैलकुलेट करने, नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड एनुअली। अब एक बार में आप कितना कर रहे हो 5,800, साल में टोटल जरूरत कितनी है 24,000, तो कितने बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, ऑब्वियस है 24,000 डिवाइडेड बाय 5,800, वही मैथमेटिक्स सिंपल बचपन वाला, ठीक है, 10 चॉकलेट है, एक चॉकलेट की कीमत 2 रुपए है, तो कितनी होगी, है ना, कितने चॉकलेट्स आएंगे, वही वाला कॉन्सेप्ट है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है, टोटल जरूरत है 24,000 की, एक बार में ऑर्डर कर रहे 5,800, इसको मतलब 24,000 अपॉन 5,800 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि हमको ऑर्डर कितने बार करना पड़ेगा। ये डेसिमल में आया है, बाकी आपको जब क्वेश्चन गिवन रहेगा पेपर में तो आपको वो वैल्यू ऐसी सेट करेगा कि जिसमें वो आंसर डेसिमल में ना आए। अब या तो आप 4 बार ऑर्डर करोगे या तो आप 5 बार ऑर्डर करोगे। 4.14 क्या होता है, ठीक है, तो मैंने जस्ट आपको एग्जाम्पल के लिए लिया था
वहां पे आपको प्रॉपर वैल्यू दी रहेगी। तो नंबर ऑफ ऑर्डर क्या है 4.14, यानी कि इतने बार आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। जब आप एक बार में 5800 आइटम बुलाते हो तो आपको 4.14 टाइम्स क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक के? अब थर्ड पॉइंट क्या बोला है उसने, टाइम इंटरवल बिटवीन टू ऑर्डर। अब सीधी सी चीज है, कितने बार साल में कर रहे हो आप, ये हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, एनुअली कर रहे हैं, यानी एक साल के लिए। अब एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। अब एक साल में 12 महीने होते हैं, आपको नंबर ऑफ ऑर्डर कितने बार करना है, चलो ये अप्रोक्सीमेटली समझ लो, मैं इसको 4 ले लेता हूँ, ठीक है। तो आपको साल में 4 बार ऑर्डर प्लेस करना है, साल में टोटल महीने हैं 12, तो पहले और दूसरे ऑर्डर के बीच में कितना गैप आएगा, यानी कितना हो गया 12 डिवाइडेड बाय 4 कर दूंगा मैं, 4 3 12, ऑलमोस्ट ये आंसर कितना आएगा 3 मंथ, यानी कि हर 3 महीने में मेरे को ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। कुछ नहीं किया, सिंपल डिवाइड किया हूं, 12 मंथ है डिवाइडेड बाय जो नंबर ऑफ ऑर्डर, यानी एक साल में मेरे को कितना 4 बार ऑर्डर प्लेस करना है, तो मैं क्या करूंगा 12 डिवाइडेड बाय 4 करूंगा, दैट इज 3 मेरा आंसर आ गया। यानी कि मेरे को क्या करना है, हर 3 महीने में ऑर्डर को प्लेस करना है। तो पहले 3 महीने में करूंगा, फिर उसका सेकंड ऑर्डर करूंगा, फिर 3 महीने बाद में थर्ड ऑर्डर करूंगा, फिर 3 महीने बाद में फोर्थ ऑर्डर करूंगा। तो इससे मेरे को क्या क्लियर हो गया कि टाइम इंटरवल कितना होगा, पहले दूसरा ऑर्डर बोलो या दूसरा तीसरा बोलो, इक्वल इंटरवल में ही तो ऑर्डर करेंगे, तो टाइम इंटरवल कितना लगेगा, टोटल 3 महीना। क्लियर है यहां तक के? सो दिस इज ऑल अबाउट ईओक्यू। ये हो गया आपका ईओक्यू का पूरा कॉन्सेप्ट। अब क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसीलिए मैं इस वीडियो पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कवर नहीं कर रहा हूं। मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओ कि ये चीज करना चाहिए मुझे, या फिर अगर वीडियो लंबा भी होता है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कवर करने हैं नहीं करने, ठीक है। अब रही बात ये टॉपिक की, तो इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, एस्पिरेंट्स पाठशाला में, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। और बाकी सारी चीज तो आई होप समझ में आई गई होगी आपको। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए, उसका जवाब मिल जाएगा आपको। और इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब यहाँ से हमारी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी वीडियोस की, और सारे टॉपिक्स हम यहाँ से कवर करने वाले हैं हर सब्जेक्ट के। सो आपसे कोई टॉपिक मिस ना हो जाए, इसका ध्यान रखिए। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।